हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम और आज की इस वीडियो में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एल्गोरिथम। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है गीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। तो उसको आज हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। सीक्वेंस से हम एक चीज़ें क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे, जिससे हमें क्या होगा, कोई भी प्री रिक्विजिट की जरूरत इसमें ना पड़े। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। सिलेबस तो मतलब जो लाइन में चल रहेगा वो चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनालाइज हम कैसे करते हैं। यानी कि कोई भी कोड हमें दे रखा है उसको हम एनालिसिस समझेंगे पहले कि वो कोड एनालिसिस कैसे होता है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है और गेट में पूछा जाता है। एनालाइज कैसे करते हैं कोड को एनालाइज करते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करते हैं। फिर रिकर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डिवाइड एंड कॉन्कर में फिर जितने भी शॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो सब हम पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। तो लेकिन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनालिसिस क्या होता है। क्योंकि एल्गोरिथम का ही नाम होता है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, डीएसए जिसे हम कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या है, अब आपको भी समझ में आ रहा होगा एनालिसिस का मतलब क्या होता है। कुछ चीज को हम क्या करेंगे, एनालाइज यहाँ पर क्या करने वाले हैं, करने वाले हैं। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम if you have more than one solution then best solution will be decided by analysis का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं आपको कह दूं कि कोई भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर मैं क्या कर दूं, आपको कह दूं कोड बना लिख के लेके आओ। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपने जो कोड लिखा होगा वो अलग होगा, आपके जो दोस्त ने कोड लिखा होगा वो अलग होगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने जो कोड लिखे होंगे उनमें बहुत ज्यादा क्या होगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप सब जानते हैं जैसे कि किसी ने क्या करा होगा, एक लूप से सॉल्व कर दिया होगा उस क्वेश्चन को, किसी ने दो लूप लगा के सॉल्व करा होगा उस क्वेश्चन को, किसी ने रिकर्शन की मदद से उस क्वेश्चन को, जो प्रॉब्लम मैंने दिया है उसको सॉल्व किया होगा। तो मैं कैसे मानूं कि किसका कोड सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज है, सबसे ज्यादा बढ़िया है ना। क्योंकि मुझे क्या करना है, मैं कोड तो सबका तीनों का काम कर रहा है, सबका कोड काम कर रहा है, रिकर्शन वाले का भी काम कर रहा है, दो लूप वाले का, तीन लूप वाले का, जितने भी जो भी अलग अलग क्वेश्चन आए हैं, जितने भी अलग अलग सोल्यूशन आए हैं, सबका कोड तो काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कि मैं किसका सेलेक्ट करूं। क्यों, क्योंकि मुझे तो एक कोड चाहिए और मैं कौन सा कोड सेलेक्ट करूंगा वो मुझे पता चलेगा एनालिसिस से। कैसे एनालिसिस से कैसे पता चलेगा, तो एनालिसिस हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब क्या है दोनों का, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देखेंगे कि किसका कोड जल्दी एग्जीक्यूट हो रहा है, वो उस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, तो ऐसे तीनों कोडों को मैं देखूंगा जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, क्योंकि टाइम क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कम टाइम लगना चाहिए हमारे कोड को रन करने के लिए। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे मैं जज करूंगा कोड कौन सा मुझे सिलेक्ट करना है, और स्पेस कौन सा कितना स्पेस यूटिलाइज कर रहा है उसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, जो सोल्यूशन है उसको मैं चूज करूंगा। तो एनालिसिस का मतलब यही है कि हमारे पास दो या उस किसी एक प्रॉब्लम के बहुत सारे मल्टीपल सोल्यूशंस हो सकते हैं। अब उन मल्टीपल सोल्यूशन से मुझे कौन सा सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो चूज करना हो, तो उस वहां पर आता है रोल एनालिसिस का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी डिफाइन भी लिख देता हूँ। टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, इफ यू, जो भी मैं चीज लिख रहा हूँ वो सब आपके नोट्स में होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव मोर देन more than one solution, then best solution will be decided by analysis. ओके, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और उसमें से बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है वो डिसाइड किससे होगा, एनालिसिस से होगा, उस कोड को एनालिसिस करने से होगा। अब एनालिसिस भी दो दो चीजों पे डिपेंड करता है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ।
ब्लैक में नहीं लेता। ओके, और एनालिसिस बेटेगा ये, नहीं बेटेगा। Analysis is based on two factors. Analysis is based on two factor. कौन कौन से दो फैक्टर पे काम करती है एनालिसिस? पहला है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इन दो चीजों पे हमारे क्या करता है एनालिसिस डिपेंड करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही करके जानते हैं दोनों का मतलब क्या होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है। पहले टॉपिक में उठाता हूँ स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? ओके, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको बताया कि टाइम कितना लग रहा है आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में, वो उसकी क्या होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। किसी कोड को ज्यादा टाइम लगेगा रन करने में, किसी कोड को कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा और डीप में जाऊं, मैं बताऊं बोलूं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड किस पे करती है, ये तो बताओ। तभी तो मैं अपने कोड को ऑप्टिमाइज करूंगा। मतलब और जो लड़के हैं यानी उन तीनों में से किसी एक का कोड सही है, मतलब ऑप्टिमाइज है, सही तो तीनों का है, लेकिन जो बेस्ट वन है वो एक का है। लेकिन अब औरों को बोल रहे हैं कि औरों बोल रहे हैं कि मैं कैसे अपने कोड को जज करूं कि मेरा कोड ऑप्टिमाइज है या नहीं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हमें समझना पड़ेगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस बेसिस पे हम देखते हैं। तो उसकी मदद से वो क्या कर सकते हैं, अपने कोड को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम, तो आपने प्रोग्राम लिखा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलती है, अगर वो पता चल जाए तो मैं अपने कोड को क्या कर सकता हूँ ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। एंड ये आपके प्लेसमेंट के लिए भी काम आएगा, जो कोडिंग करते हो ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। ये वाला पूरा सब्जेक्ट जो है, तो यहाँ पर किस पे बेसिस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है टाइम रिक्वायर्ड बाय द कंपाइलर प्लस टाइम रिक्वायर्ड ऑन रनिंग टाइम। आर यू एन, आगे लिख दूं आई एन जी रन। ठीक है, तो इन दो फैक्टर पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड करती है, टाइम रिक्वायर्ड बाय द कंपाइलर, यानी कि कंपाइलर को कंपाइल करने में आपका कोड कितना टाइम लग रहा है और उस कोड को रन करने में कितना टाइम लग रहा है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालते हैं। ठीक है, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड बाय द, ये किस पे डिपेंड करेगा, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन कंपाइलर। ये कंपाइलर पे डिपेंड करेगा। और ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन प्रोसेसर। कंपाइलर, ये डिपेंड करेगा कंपाइल टाइम कंपाइलर पे, और रनिंग टाइम को रन कौन करता है, हमारा प्रोसेसर रन करता है कोड को, तो प्रोसेसर पे डिपेंड करेगा ये वाला टाइम, कि प्रोसेसर को कितना टाइम लग रहा है उस कोड को रन करने में। ये हमारा एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर तो होता है। आप कोई भी कंपाइलर रन करते हो, जावा का ले लो, सी का ले लो, तो कंपाइलर सॉफ्टवेयर तो ही होता है। हाँ, प्रोसेसर क्या होता है, हार्डवेयर होता है। प्रोसेसर आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो देख लेना प्रोसेसर, और क्या।
तो ये किस पे डिपेंड करता है? कंपाइलर पे करता है। तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो तो उसके कंपाइलर पे डिपेंड करता है। तो लैंग्वेज ऑफ कंपाइलर। और ये किस पे डिपेंड करेगा? आप बोलोगे मेरे पास तो इंटेल का प्रोसेसर है, कोई बोलेगा मेरे पास i5 है, कोई बोलेगा i13 है। जो भी हैं, जितने भी हैं, अलग अलग प्रोसेसर हैं। किसी के पास राइजन का है, एएमडी का है, तो अलग अलग प्रोसेसर है। तो अलग अलग इस पे क्या होगा? टाइम उनका अलग अलग आएगा। फिर तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करती है? ये सोच मत लेना अभी, क्योंकि अभी आप कोर्स में आगे पढ़ोगे तब आपको और क्लैरिटी होती जाएगी कि क्या चीज इसका मतलब है। अभी कोई चीज क्या नहीं है, मान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ प्रोसेसर। जब तक पूरा चैप्टर खत्म ना हो जाए तब तक कोई भी चीज मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक टर्म में हो सकता है कम समझ में आए, फिर दोबारा जब रिवाइज करने आओगे तब और क्लैरिटी होती जाएगी, जैसे मल्टीपल रिविजन होते रहेंगे। तो यहाँ पर बस इतना समझना है, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बस आपको एनालाइज बताया कैसे होता है, कोड को हम कैसे चूज करें, कौन सा बेस्ट है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी प्रोग्राम की निकाली जाती है कि उस प्रोग्राम को कंपाइल होने में कितना टाइम लग रहा है और उस प्रोग्राम को रन करने में कितना टाइम लग रहा है। कंपाइल कंपाइल टाइम किस पे डिपेंड करेगा? कंपाइलर पे डिपेंड करेगा, कौन सा आपने कौन सी अपनी लैंग्वेज का कंपाइलर यूज कर रहे हो। रन टाइम डिपेंड करता है प्रोसेसर पे कि कौन से टाइप का प्रोसेसर आपका है। ठीक है, इस पे यहाँ पर क्या कर रहा है, ये डिपेंड करता है। ये एक सॉफ्टवेयर है, वो एक हार्डवेयर है, बस इतना अभी तक हमने क्या है, अभी तक किया है। अब यहाँ पर आप डिफरेंस आता है एनालिसिस का। एनालिसिस भी दो तरीके की होती है। एनालिसिस भी हमारी क्या होती है, दो तरीके की एनालिसिस की जाती है। एनालिसिस भी दो तरीके की जाती है। कौन कौन से दो तरीके हैं वो? एनालिसिस भी दो तरीके की जाती है। कौन कौन से दो तरीके हैं? एक हमारा पोस्टीरियर एनालिसिस, और एक हमारा प्रियरी एनालिसिस। पोस्टेरियर एनालिसिस और प्रेरी एनालिसिस। अब ये दो एनालिसिस पे हमारा जो एनालिसिस है डिपेंड करता है। अब ये दोनों क्या चीज है, इनके बारे में हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। पोस्टेरियर एनालिसिस का मतलब होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम डिपेंड अपॉन द लैंग्वेज ऑफ द कंपाइलर एंड टाइप ऑफ प्रोसेसर। टाइम कॉम्प्लेक्स, मैं टीसी लिख देता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अपने नोट्स में आप पूरा लिख लेना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम डिपेंड्स अपॉन द लैंग्वेज of compilers and type of CPU। पोस्टीरियर एनालिसिस, अभी ऊपर मैंने आपको बताया ना कि कंपाइलर की लैंग्वेज को प्रोसेसर पे डिपेंड करता है, तो बोलोगे भैया मेरे पास तो जान की जो जितना महंगा कंप्यूटर खरीद लेगा उसका कॉम्प्लेक्सिटी उतनी कम आएगी फिर तो, है ना। तो उसके यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर तभी आपको आगे जाकर और समझ में आया, मैंने बताया। तो एनालिसिस हमारी क्या होती है, दो तरीके की होती है, पोस्टीरियर एनालिसिस और प्रायरी एनालिसिस। पोस्टीरियर एनालिसिस में क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है लैंग्वेज ऑफ कंपाइलर, यानी कि आपकी कंपाइलर की कौन सी लैंग्वेज है, और टाइप ऑफ सीपीयू, यानी कि आपका प्रोसेसर कौन से टाइप का है, इस पे डिपेंड करता है आपका कोड की क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। अगर उसी तरफ मैं बात करूं, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं क्वेरी एनालिसिस की, तो यहाँ पर क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है कंपाइलर की लैंग्वेज और टाइप ऑफ सीपीयू से। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफ कंपाइलर एंड टाइप ऑफ सीपीयू एंड टाइप ऑफ सीपीयू। ये हो गई बात।
तो अगर मैं रियल लाइफ की भी बात करूं तो रियल लाइफ में भी क्या यूज होता है हमारा, बताओ आपको क्या लगता है क्या यूज होता है रियल लाइफ में? रियल लाइफ में भी हमारा क्वेरी एनालिसिस यहाँ पर क्या होता है, यूज किया जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पर, चलो अभी आगे आगे पॉइंट्स पे आएंगे तब आपको समझ में आएगा और आपको पता चल जाएगा कि क्वेरी एनालिसिस क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफ कंपाइलर एंड टाइप ऑफ सीपीयू। यानी कि ये इस पे डिपेंड नहीं करता है, क्वेरी एनालिसिस में हम कंपाइलर की क्या लैंग्वेज है और सीपीयू कौन से टाइप का है उस पर यहाँ पर ये क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर डिपेंड नहीं करती है इस पे। तो किस पे डिपेंड करती है यहाँ पर, वो भी तो जानना जरूरी है। तो सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूं, तो आगे धीरे धीरे करके पॉइंट आएंगे, सब आएगा। एक्यूरेसी किसमें ज्यादा होगी ये बताना है मैं। एक्यूरेसी यहाँ पर क्या होगी, पोस्टेरियर एनालिसिस में ज्यादा होगी। एक्यूरेसी इज हायर, यानी एक्यूरेसी हायर का मतलब है सही रिजल्ट सबसे ज्यादा कौन देगा, क्योंकि एक्यूरेट कॉम्प्लेक्सिटी कौन बताएगा, बिल्कुल एक्यूरेट की इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये एक्यूरेसी यहाँ पर क्या होगी, पोस्टीरियर एनालिसिस में ज्यादा होगी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कितनी चीजें सही बताने का। ठीक है, इट गिव्स अप्रोक्स आंसर, अप्रोक्सीमेट आंसर। अब ये पॉइंट्स जो है मैं आपको बताना, एक बार पूरा चैप्टर एनालिसिस का पढ़ने के बाद दोबारा जब रिवाइज करोगे तो आपको इन दो पॉइंट और पॉइंट्स को पढ़ते हुए आपको और भी चीजें क्या होगी दिमाग में आएंगी। अभी जितनी चीजें आ रही हैं उससे ज्यादा चीजें फिर आपको क्या है और आने लग जाएंगी, क्योंकि और सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आ चुके हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, यानी कि यहाँ पर वैसे इस तरह समझो, यहाँ पर एक्यूरेसी ज्यादा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अप्रोक्स आंसर दिया जाता है कि लगभग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है, इतना समझ। तो यहाँ पर क्या होगा, पोस्टीरियर एनालिसिस में कंप्यूटर पे डिपेंड करता है। तो यानी कि सिस्टम टू सिस्टम, पोस्टीरियर एनालिसिस में सिस्टम टू सिस्टम जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो बढ़िया सिस्टम में चलाओगे तो जल्दी चल जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें क्या आएगी उस हिसाब से आएगी। एंड लो एंड पीसी में चलाओगे तो उसमें उस हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ज्यादा टाइम लेगा उसमें। तो आंसर वेरी फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। थर्ड, सेम आंसर इन ऑल कंप्यूटर्स। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सभी कंप्यूटर की कंप्यूटर क्या होगा, चेंज होते जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर, लेकिन क्या होगा सब जगह कॉम्प्लेक्सिटी एक जैसी ही रहेगी। तो ये भी एक पॉइंट है जिसमें हम पोस्टीरियर एनालिसिस हम क्या करते हैं रियल लाइफ में भी यूज करना है। अब जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो यूज कर रही है। फोर्थ पॉइंट, सब पॉइंट लिख लेना। यहाँ पर क्रेडिट किसको जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्रेडिट किसको जाएगा, क्रेडिट जाएगा टाइप ऑफ कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है और किस टाइप का क्या है सीपीयू यूज हुआ है। और क्वेरी एनालिसिस में किसको क्रेडिट जाएगा, प्रोग्रामर और डेवलपर को क्रेडिट जाएगा। क्रेडिट गोज टू लैंग्वेज ऑफ कंपाइलर एंड टाइप ऑफ सीपीयू। यहाँ पर इनको क्रेडिट जाता है कि सीपीयू बढ़िया है तभी यहाँ पर आया है आंसर आया है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम लगी है ये। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्रेडिट किसको जाता है, क्रेडिट जाता है गोज टू प्रोग्रामर या फिर डेवलपर, प्रोग्रामर एंड डेवलपर दोनों। तो यहाँ पर इसलिए हम ये चौथा पॉइंट भी एक रीजन है कि हम क्या करते हैं क्वेरी एनालिसिस यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, प्रोग्रामर और डेवलपर को जाता है। यानी कि अगर ज्यादा टाइम ले रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो प्रोग्रामर की गलती है ना, यहाँ पर आप सिस्टम की गलती नहीं निकाल सकते। तो इसलिए यहाँ पर तो क्या होगा, पोस्टेरियर एनालिसिस तो कह देगा कि भैया आपका तो पीसी बेकार है इसलिए आपका ज्यादा टाइम ले रहा है, तो आप क्या करो अच्छा पीसी खरीदो। ये तो गलत बात हो जाएगी, है ना। तो इसलिए प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है, डेवलपर पे डिपेंड करता है तो उसने कोड किस तरीके से लिखा है, कि कैसा कोड लिखा है, ऑप्टिमाइज लिखा है कि नहीं लिखा कोड। तो यहाँ पर क्वेरी एनालिसिस इसलिए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यहाँ पर ये यूज करती है। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री
did not follow posterior analysis. Fifth part is software industry follow prairie analysis. ठीक है, ये पॉइंट भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, जो सबसे मैं बोल रहा था। तो यहां तक हो गया हमारे ये कंप्लीट। डिटरमाइन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करते हैं, ये सब पॉइंट हमने देख लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कोड की तरफ। अब हम सीधा क्या करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे कि कोड की कॉम्प्लेक्सिटी, हम अलग अलग कोड की कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे कि कैसे कैसे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाती है, ताकि वो जो हम आगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करें उनमें हमें क्या मिले, हेल्प मिले। उसको समझने के लिए ये हमें ये प्रॉब्लम जो मैं करा रहा हूँ वो आनी जरूरी है। तो यहाँ पर मैं पेन बदल लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ ब्लैक। अब एग्जाम्पल मेन x इक्वल टू वाई प्लस जेड। एग्जाम्पल टू मेन x इक्वल टू वाई प्लस टू फॉर int I इक्वल टू वन, I smaller than equal to n, I plus plus x इक्वल टू वाई प्लस टू, ये होगा। ठीक है, ये दो दो कोड के आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इनकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको इन सबकी कोड की क्या निकालनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, ये टू लिखा है, टू। तो कॉम्प्लेक्सिटी पहले प्रोग्राम की क्या आएगी, अब खुद देखो। मेन एक यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है, तो अब बताओ एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, एक एक टाइम लगेगा। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ वन। अभी हमें नहीं जानना कि बिग O क्या होता है, थीटा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा क्या होता है, ये सब हम आगे जानेंगे। लेकिन अब इसकी कोड की बात करूं तो ये स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट होगा। अब ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ वन हो जाएगी। अभी बस हमें इतना जानना है, बिग O क्या है, इसके और कुछ सारे जो भी भाई बहन होते हैं वो सब के बारे में हम आगे जानेंगे। तो इस पहले कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ वन। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हमने देखा तो इतना थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ भी रखा है तो आपको पता होगा कि अगर एक लूप होता है तो यहाँ पर क्या होता है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, बिग ऑफ एन हो जाती है। थोड़ा बहुत अगर पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा तो वो भी कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेन यहाँ पर सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो ये पहला स्टेटमेंट है, इसको एग्जीक्यूट करा हमने, मैं सेमीकोलन भी लगा देता हूँ उसमें, है ना, इसको एग्जीक्यूट करा हमने। तो इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, एक स्टेटमेंट है, एक बार एग्जीक्यूट होगा, एक स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगा। हाँ, मैंने एक लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ है फॉर लूप, फॉर लूप के अंदर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कितने बार एग्जीक्यूट होगा, एन टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है एन टाइम्स यहाँ पर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा 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 होगा। तो स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है एन टाइम्स। तो अब बताने इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूरे कोड की बतानी है। तो पूरे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहां से आ रहा है वन, यहां से आ रहा है एन, तो वन प्लस एन, ये होगा हमारे बिग ऑफ एन। अब बोलोगे वन कहाँ गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कह रही है बिग ऑफ एन है, अब बोलोगे वन कहाँ गया। तो स्मॉल स्मॉल टाइम को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। इसमें ये बात है, क्योंकि अभी आप पॉइंट देखो, तो हम यहाँ पर क्या देते हैं आंसर, प्रेरी एनालिसिस यूज करते हैं, इसमें हम अप्रोक्स आंसर देते हैं कि इतना होगा, अप्रोक्स आंसर देते हैं। इसमें एक्यूरेसी हाई होती है, इसमें बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दिया जाता है,
लेकिन यहाँ पर क्या है, अप्रोक्स आंसर दिया था है, यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें हम जो छोटे छोटे टाइम है कि जिसको एक स्टेटमेंट को एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो जिसको कांस्टेंट टाइम लग रहा है उनको हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। बड़ी चीज क्या दी, जैसे 1 लाख है, अब 1 लाख में 1 रुपया और जोड़ दिया तो उससे मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे पास 1 लाख 1 रुपए है, मैं बोलूंगा मेरे पास 1 लाख है, ये बोलूंगा मैं, है ना। तो इसमें भी वही बात है, इसमें अगर जितना टाइम लग रहा है, हाँ जितना ज्यादा टाइम लग रहा है उस ज्यादा टाइम को हम क्या करते हैं, बताते हैं कि हाईएस्ट इतना टाइम लगेगा। तो इसमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ये एन टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, बिग ऑफ एन होगी। इतना हमें तो क्या जानना था। और जानते हैं एग्जाम्पल, और बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे अभी तो। ठीक है, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 क्या, मेन एक्स इक्वल टू वाई प्लस 2 फॉर आई इक्वल टू 1। ये सब पे ध्यान मत देना कि मैं डिक्लेयर नहीं करा कि आई क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है। हम एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, हम कोड नहीं लिख रहे हैं, मतलब कि हम समझ रहे हैं, लॉजिक समझ रहे हैं। एल्गोरिथम तो मतलब बस लॉजिक समझ रहे हैं। तो लॉजिक के लिए आपको कोई एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए। एल्गोरिथम अगर आपको समझना है तो उसके लिए किसी आपको एक लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए उसको, बस आपको क्या, यहाँ पर हम लॉजिक समझेंगे। कोड तो हम लिख ही लेते हैं, कोड तो हम क्या करेंगे, उससे लिख ही लेंगे। लेकिन अगर लॉजिक समझ नहीं आएगा तो कोड हमसे नहीं लिखा जाएगा। तो एल्गोरिथम का मतलब क्या है, कोड लिखना है। अगर आप पाइथन में कोड करते हो, सी प्लस प्लस में करते हो, सी शार्प में करते हो, जावा में करते हो, फर्क नहीं पड़ता एल्गोरिथम पढ़ते वक्त, क्योंकि एल्गोरिथम में हम सिंटेक्स पे ध्यान नहीं देते हैं, हम लॉजिक पे ध्यान देते हैं, जो कि कोड लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर ये नहीं कि सर आपने यहाँ पर क्या नहीं करा, आई को डिक्लेयर नहीं करा, यहाँ पर एक्स को डिक्लेयर नहीं करा, ये अब ये इसमें हम नहीं देखेंगे। ये सब चीजें हम मान लेंगे, हाँ ये तो डिक्लेयर कर रखी ही होंगी, इससे मेरा कोड का यहाँ पर क्या लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से हम यहाँ पर समझ रहे हैं, ऐसे ही लिखते हैं हम एल्गोरिथम समझने के लिए। आई स्मॉलर देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस एक्स इक्वल टू वाई प्लस 2। दूसरा लूप चलाया मैंने फॉर आई इक्वल टू 1, आई स्मॉलर देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। बहुतों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर फॉर के बाद आपने क्या नहीं लगाया, ब्रैकेट नहीं लगाया। अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो फॉर के बाद जो एक स्टेटमेंट है बस वो वही एग्जीक्यूट होगी, एक बार बस एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी फॉर के बाद। इसका मतलब ये है, ब्रैकेट लगाया तो ब्रैकेट के अंदर जो जो चीजें हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। फॉर फॉर लूप दोबारा लगाना है, फॉर जे इक्वल टू 1, अरे जे हटो, जे इक्वल टू 1, आया जे स्मॉलर देन इक्वल टू एन, जे प्लस प्लस एक्स इक्वल टू वाई प्लस 2, क्लोज क्लोज, और एक फुल प्रोग्राम क्लोज। मैं बना देता हूँ यहाँ पर साइन, कौन सा कहाँ पर क्लोज है, कि ताकि समझने में हमें क्या हो, आसानी हो। ये वाला क्लोज ये है, ये वाला क्लोज ये है, और ये वाला क्लोज ये है। अब इस कोड को यहाँ पर आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको यहाँ पे क्या है बता के मुझे देनी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान दो अब। ठीक है, ये स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है, इतना तो मुझे पता चल गया है, फिर मैं तो जानने लग गया कि स्टेटमेंट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद तो ये स्टेटमेंट की बारी आएगी नहीं एग्जीक्यूट होने की, तो ये तो एक बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट होगा, अब बोलोगे एन टाइम्स चलेगा लूप, तो यानी कि ये स्टेटमेंट एन टाइम्स यहाँ पर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। बहुत बढ़िया।
आते हैं ये सेकंड लूप पे, ये वाले लूप पे आते हैं। ये क्या हो रहा है, ये इसके अंदर जो बॉक्स है ये n टाइम्स इसको चलाएगा, और इसके अंदर भी एक लूप है, लूप के अंदर भी लूप है, नेस्टेड लूप है, यानी कि है इसके अंदर भी यहाँ पर क्या है n टाइम्स इस स्टेटमेंट ही चलाएगा। तो ये स्टेटमेंट कितने बार चलेगा ये मुझे बताओ आप, ये स्टेटमेंट कितने बार चलेगा? एक लूप है, n टाइम्स चलाएगा अंदर वाले लूप को, अंदर वाला लूप उस स्टेटमेंट को n टाइम्स और चला रहा है। तो ये कितने बार चल रहा है लूप, ये लूप देखो कितने बार चल रहा है। अब देखो मैं खुद एक एग्जांपल से आपको बताऊं, ये आई है, यहाँ पर ये आई है, ये जे है, ठीक है। आई जब हमारा 1 होगा तब जे कितना होगा, आई जब मेरा 1 है, स्टेट यहाँ पर क्या कंडीशन ट्रू, जे 1 है, ये एक बार इसको एग्जीक्यूट करा, फिर क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ, फिर एन टाइम्स तक इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि जे 1 के लिए भी एग्जीक्यूट करेगा, 2 के लिए करेगा, 3 के लिए करेगा, ऐसे करते करते एन टाइम्स इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, फिर 2 होगी, फिर जे क्या करेगा, इसको 1 2 3 एन टाइम्स फिर एग्जीक्यूट करेगा, ऐसी आई की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, तब जे इसको फिर से एन टाइम्स इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, है ना। तो ये कब तक चलते जाएगा, ये चलते जाएगा आई की वैल्यू एन तक, जब एन टाइम्स तक आई की वैल्यू जब एन हो जाएगी, तब जे फिर से इसको यहाँ पर क्या करेगा, 1 2 3 एन टाइम्स इसको फिर से एग्जीक्यूट यहाँ पे क्या करेगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालेंगे, तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो है एन टाइम्स बार बार चल रहा है, यानी कि ये एन टाइम्स आई एन टाइम्स जाएगा, फिर जे इसको एन टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, है ना। यानी कि ये क्या है, ये कितने बार चलेगा, मैं पूछूं स्टेटमेंट कितने बार चलेगा, तो आप बोलोगे एन स्क्वायर टाइम्स चलेगा, एन स्क्वायर टाइम्स, क्योंकि एक आई की वैल्यू 1, इसने इसको एन टाइम्स चलाया, फिर आई की वैल्यू 2, फिर इसने इसको एन टाइम्स चलाया, फिर आई की वैल्यू 3, फिर इसने इसको एन टाइम्स चलाया, तो ये स्टेटमेंट कितने बार चल रहा है, ये एन स्क्वायर टाइम्स चलेगा, ये एन स्क्वायर टाइम्स चलेगा, ठीक है। समझ में आया, ये कोड एन स्क्वायर टाइम कैसे चल रहा है, ठीक है। जी, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्या, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं पूरे कोड की, ना कि एक स्टेटमेंट की, है ना। तो अब इस देखो, अब पूरा कोड हो गया हमारा कंप्लीट, हाँ अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताओ क्या होगी। अब कॉम्प्लेक्सिटी में जो जो तुमने चीजें ली हैं उन सबको यहाँ पर लाओ, एक जगह इकट्ठा करो, क्या है, 1 उठाया है, एन आया है और एन स्क्वायर आया है, तीनों को प्लस करो, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, ठीक है, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। अब इसमें सबसे ज्यादा बड़ा टर्म कौन सा है, एन स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, जो सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है उसको हम लेते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर क्या होगी, टीसी लिख रहा हूं मैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टीसी क्या होगा हमारा, बिग ऑफ एन स्क्वायर होगा इस कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ एन स्क्वायर होगा इस कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये चीज हो गया इसका सही, पूरा कोड आपको लिखना है, सब चीजें जो मैं लिख रहा हूँ सब चीज लिखिए, ठीक है। बिग ऑफ एन स्क्वायर होगा इस कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मान लो अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर क्या होता, तो कौन सा कलर लूँ थोड़ा सा जो देखे, येलो ले लूँ, देखना चाहिए कि पिंक देखेगा ना, पिंक अरे ग्लिटर है, पिंक देखेगा, पिंक, पिंक ले ले, ऑरेंज ले लेता हूँ, हाँ ऑरेंज। अब मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब इस स्टेटमेंट के बजाय मैं बड़ा आ गया, स्टेटमेंट के बजाय मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इफ करके लिख लेना है। अब इसके बजाय मैं यहाँ पर कहता हूँ एन अपॉन 2 टाइम्स चलता है ये, मान लो अब ये कोड क्या कर रहा है, एन अपॉन 2 टाइम्स चल रहा है, और ये जे को मैं कुछ नहीं छेड़ रहा है, जे एन टाइम्स से चल रहा है, आई हमारा एन अपॉन 2 टाइम्स चलेगा, जे हमारा कितना टाइम चलेगा, एन टाइम्स चलेगा। तो मुझे अब बताओ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मुझे बताओ इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। यहाँ पर तो आपने कर दिया है, जो पहले करा था वही करना है, यहाँ पर क्या था पहले, पहले इसको करने से पहले हमने यहाँ पर क्या कर रहे थे, इसको करने से पहले ये एन था यहाँ पर और ये एन था, तो इसलिए यहाँ पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर आई। अब यहाँ पर एन अपॉन 2 है, तो फिर से क्या करना है, कुछ और थोड़ी करना है, एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई एन, क्या होगा, एन स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स चलेगा, यानी कि ये जो कोड है अब एन स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स चलेगा, है ना। ये कोड क्या है, एन अपॉन, ये जो स्टेटमेंट है ये एन अपॉन 2
सॉरी एन स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं पूछूं, मैं बोलूं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे बताओ, तो बता देना फिर मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, प्लस करो उन सबको, एन स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये वो एन और ये वन तो वही चीज है, एन प्लस वन। क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी, इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन स्क्वायर। क्यों बिग ऑफ एन स्क्वायर? अब ये तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि स्मॉल स्मॉल टर्म्स हैं, स्मॉल स्मॉल टर्म्स लेंगे नहीं। एन स्क्वायर हम लेंगे, एन स्क्वायर हम बोलेंगे डिवाइड भी तो हो रहा है टू से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पावर है, जिसकी जो सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, वो हम लेते हैं। स्मॉल स्मॉल थिंग को हम हटा देते हैं। प्लस टू हो रहा है, माइनस टू हो रहा है। अब आप मान लो बहुत बड़ा नंबर है कोई, 1 ट्रिलियन नंबर है, 1 ट्रिलियन माइनस टू कर दो या डिवाइडेड बाय टू कर दो, ठीक है, तो इसमें उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा इस प्रोग्रामिंग कोडिंग में, ठीक है। एन स्क्वायर इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तब भी एन स्क्वायर की एन स्क्वायर ही रहेगी, चाहे इसमें डिवाइड कर दो, चाहे इसमें हजार का लाख का जितने का भी डिवाइड करना है डिवाइड कर दो, तब भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर ही रहेगी। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा एग्जाम्पल। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या है? ब्लैक पैन, ब्लैक पैन। एग्जाम्पल नंबर 4। मेन x इक्वल टू a प्लस बी, y इक्वल टू c प्लस डी, e इक्वल टू f प्लस जी, g इक्वल टू e प्लस वाई, n इक्वल टू x प्लस सी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। मेन I इक्वल टू 1 while I smaller than equal to n, x इक्वल टू y प्लस z, y इक्वल टू y प्लस 1। पहले वाले को एग्जीक्यूट कर, करो इसको, देखो क्या आंसर आता है उसका। ठीक है, करते हैं सॉल्व। अब ये मेन प्रोग्राम है, इसके अंदर इतने सारे स्टेटमेंट है, इतने सारे क्या है। अब ये मत कहना कि इसमें सेमीकोलन नहीं लगाया, इसमें वो नहीं लगाया। इसको कुछ कुछ चीजें आपको खुद मान के चलनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। मैंने ज्यादा मैं कोड अच्छे से लिखूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम ज्यादा जाएगा, और समझ में आना चाहिए कि हाँ ये कोड लिखा है, ये कैसे कैसे एग्जीक्यूट है। छोटी मोटी मिस्टेक को ऐसे हटाओ, ठीक है। मेन यहाँ पर क्या है, मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब मुझे बस इतना बताओ, ये स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट होंगे? क्या यहाँ पे कोई लूप है? लूप नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट होंगे? अब बोलोगे ये जब मैं कोड चलाऊंगा ये सारे स्टेटमेंट एक बार ही एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि ये हमारे क्या होगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा, ये हमारे एक बार एग्जीक्यूट होगा, ये हमारा एक बार एग्जीक्यूट होगा, ये एक बार एग्जीक्यूट होगा, ये भी एक बार एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं पूछूं पूरे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो पूरे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ 1 होगी। 1 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आगे चल के आप समझ जाओगे 1 यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बिग ऑफ 1। इसकी क्या होगी, बिग ऑफ 1 क्या होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो सिंपल, सब स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1। ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ईटा 1 भी हो सकती है, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्स, सॉरी ये ओमेगा अब लिखा था मैंने, ये ओमेगा है, ये ओमेगा, ये थीटा 1 भी हो सकती है। अब ये दो सिंबल और क्या नए बना दिए, ये तो आई नहीं रहे समझ में, ये दो सिंबल नए क्यों बना दिया आपने? अब ये दो सिंबल आगे काम आएगा, आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे समझ लेंगे, उसके बाद जब दोबारा रिवाइज करना होगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं थीटा 1 क्यों लिखा हूँ, ओमेगा 1 क्यों लिखा है। बहुत सिंपल सी बात हो जाएगी तभी समझ में। अभी नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, नोट्स में लिख लो, दोबारा रिवाइज करोगे तब आ जाएंगे समझ में, जब मैं ये वाला टॉपिक कवर करूंगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया, ये सारे स्टेटमेंट एक एक बार एग्जीक्यूट हो रहे थे, तो इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बिग ऑफ 1 इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है।
फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल हमें क्या दे रखा है, मेन है, मेन के अंदर क्या है, आई हमारा 1 है। ये स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। while I smaller than equal to n, while I smaller than equal to n, ये लूप चलेगा, यानी कि लूप कितने टाइम्स चलेगा, ये लूप चलेगा n टाइम्स चलेगा। लेकिन इसके अंदर स्टेटमेंट कितने हैं, इसके अंदर दो स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना, जिसके अंदर दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट होंगे, मैं अगर आपसे पूछूं तो बोलोगे आप 2n टाइम्स, दो स्टेटमेंट है इसलिए 2, और ये n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, n आ गया। ये दो स्टेटमेंट है, दो लिखा, और n टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे तो n लिख दिया, 2n आ गया। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 से डिवाइड हो या 1000 से डिवाइड हो, लाख से डिवाइड हो, किससे भी डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, स्क्वायर हो, प्लस हो, माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कांस्टेंट का। कांस्टेंट है तो उसको हम हटा देंगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं पूछूं तो बिग ऑफ एन होगी। हम टू को क्या होगा, टू को यहाँ पर हम नहीं देखेंगे, टू को हम नहीं देखेंगे। स्मॉल स्मॉल टर्म्स पे जो कांस्टेंट है 1 2 3 4 5 6 7 9 जितने भी नंबर्स आएंगे उन सबको हम क्या करेंगे, नहीं यहाँ पर मान्यता देंगे, यहाँ पर हम नहीं देखेंगे उनकी तरफ। अगर एन में कोई टर्म आएगा, जैसे एन स्क्वायर आता तो मैं एन स्क्वायर लिख देता यहाँ पर, ठीक है, ये एन आया तो एन लिख देता है। लॉग वाले जब आगे आएंगे तो मैं लॉग वाली बात तो आगे समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल टर्म्स को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं पूछूं तो है बिग ऑफ एन, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 की तरफ हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल 6 क्या कह रहा है, मेन, इसको यहाँ पर मैं बनूंगा, मेन I equal to 1 while I smaller than equal to n, I equal to I plus 20, I plus 20। इसको एग्जीक्यूट करेंगे अभी हम, और एक और एग्जांपल लिख देता हूँ उसके सामने, एग्जांपल 7। मेन I equal to 1 while I smaller than equal to n, I equal to I plus 5, I equal to I plus 7। एग्जीक्यूट करो इन सबको, यहाँ पर क्या करो, आपको एग्जीक्यूट करके देखना है कि इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं आगे इसका आंसर क्या आता है। चलिए, मेन प्रोग्राम है, यहाँ पर 6th एग्जांपल देख रहे हैं, मेन प्रोग्राम है, एक I इक्वल टू 1 है, ठीक है, इसको तो एक बार ही लगेगा टाइम, अब मैं लिखने की जरूरत नहीं, स्मॉल स्मॉल टर्म्स है ये तो रिमूव करूंगा, ठीक है। यहाँ पर एक लूप है, अब मुझे लूप दिख गया तो यहाँ पर क्या आ गया, मैं आ गया दिमाग में कि हाँ इस लूप में क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो लूप यहाँ पर कितने बार चल रहा है, एन टाइम्स चलेगा लूप, आई इक्वल टू 1 है, एक से स्टार्ट होके एन टाइम्स तक ये चलेगा लूप, ठीक है, ध्यान के लूप एन टाइम्स चलेगा। लेकिन अगर मैं इस आई को देखूं अंदर क्या हो रहा है, स्टेटमेंट के अंदर क्या हो रहा है, आई इक्वल टू आई प्लस 20, यहाँ पर देख सकते हो आई इक्वल टू आई प्लस 20 हो रहा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये प्रोग्राम कितने बार एग्जीक्यूट होगा तो आप क्या जवाब दोगे। अगर मैं मान लू एन इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ 100 मान लिया मैंने, एन की वैल्यू मैंने आपको दी 100। अब मुझे बताओ ये लूप कितने बार चलेगा अंदर, बताओ। अब बोलो आई आया 1, 1 प्लस 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार चला, यहाँ 1 प्लस 20 21 हो जाएगा, फिर कंडीशन ट्रू, फिर यहाँ पर क्या होगा 21 प्लस 20 41, फिर ट्रू, फिर ऐसे करते करते यहाँ पे क्या होगा, ये कोड हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ऐसे तो कोड एग्जीक्यूट होगा, लेकिन कितने टाइम्स होगा, क्या ये 100 टाइम्स कोड एग्जीक्यूट होगा, बोलोगे नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हर बार यहाँ पे क्या हो रहा है, +20 कर देता है यहाँ पर ये। तो ये कोड कितने बार एग्जीक्यूट, अगर मैं आपको बताऊं तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा हमारा 100/20 टाइम्स, काटो अगर तो आता है हमारा
5 टाइम्स, यानी कि ये जो लूप है ये 5 बार चलेगा लूप। ये लूप कितने बार चल रहा है? 5 बार लूप चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, +20 हो रहा है हर बार। तो हर बार आई की वैल्यू एक एक से इंक्रीमेंट नहीं हो रही है इस बार, जो हम ऊपर प्रोग्राम्स में करते हैं। यहाँ पर कोड की जो कोड है ये आई की वैल्यू 20 प्लस हो रही है हर बार, 20 20 20 20। तो ये कितने बार चलेगा? 5 टाइम्स चल पाएगा बस, ये है ना। ये कोड क्या है, बस 5 टाइम्स ये चल पाएगा। 100, ये 100 मान लो तो 20 20, 20 20 20 20 20 कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 5 बार सिर्फ ये क्या हो रहा है, कोड एग्जीक्यूट होगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पूछता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि कितने बार वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करूं तो बोलोगे n/20 होगी इसकी। जैसे यहाँ पर करा n की वैल्यू में 100 मानी थी, यहाँ पर क्या है, n है वैसे तो। n n यहाँ n हमें पता नहीं अभी, तो n/20 यहाँ पे क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब मैंने बोला स्मॉल स्मॉल टर्म्स को क्या करना है, रिमूव करना है। तो बिग O ऑफ n यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्यों? मैंने बताया आपको, अगर कांस्टेंट से डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, प्लस हो, माइनस हो, जो भी हो, उसको हम यहाँ पर क्या नहीं करते हैं, स्मॉल स्मॉल टर्म्स को रिमूव कर देते हैं। तो बिग O ऑफ n इसका क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये इसकी यहाँ पे क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा n/20 टाइम्स, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये कितनी होगी, मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ, कंफ्यूज मत हो जाओ आप। तो ये जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कितनी होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्मॉल टर्म्स रिमूव कर देना, बिग O ऑफ n होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सेम टू सेम मैंने क्वेश्चन एग्जांपल 7 भी दिया। एग्जांपल 7 क्या है, मेन प्रोग्राम है, i = 1 है, i<= n है, i +5 हो रहा है, यहाँ पर 7 हो रहा है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? अब इसमें अलग अलग टर्म्स है, लेकिन आई की वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो रही है एट दी एंड। तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, तो इन दोनों का क्या कर दो, प्लस करो। 7 8 9 10 11 12 12, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट होगा हमारा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा n/12 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सिंपल सी बात, बिग O ऑफ n क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। बिल्कुल आसान आसान सब लग रहा है, धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, लेवल बढ़ाते जाएंगे। अभी हम आए स्टेटमेंट, पहले हमने कांस्टेंट वाले देखे, फिर एन वाले देखेंगे, फिर नेस्टेड एन वाले देखेंगे, फिर और भी आगे बढ़ते रहेंगे रिकर्शन रिकर्शन पे। फिर ऐसे करते करते हम प्रोग्रामिंग क्या है, धीरे धीरे लेवल करके हम बढ़ाते जाएंगे। और रिवीजन के बाद और ये आपके जो हो जाएंगे, और सही से ये सही आपको पकड़ इन सब में हो जाएगी। आज देखने कितने एग्जाम्पल कर पाते हैं। एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल तो मैं सब आपको कराने ही हैं, जितने भी हैं। मेन i = n, while I smaller than equal to 1, I equal to I minus 100। ये फाइंड करो। एग्जाम्पल 9 में तब तक यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, 10 भी मैं लिख देता हूँ। बस आज हम 10 यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। बाकी के हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे। मेन i = n, while I is more than equal to r, I equal to I minus 50, I equal to I minus 25, I equal to I plus 20। ठीक है, कोशिश करो 8 को बनाने की।
ठीक, बना लिया होगा आपने, देखते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं, आपने जो भी सोचा हो आपने लॉजिक, क्या गलत सोचा, सोचना जरूरी है अपनी रफ कॉपी में सोचना, क्योंकि सोचोगे उसके बाद पता चलेगा ये गलती है तो क्या सही हुआ वो दिमाग में हो जाएगा कि अच्छा ऐसे अप्रोच करना था। अब देखो मेन यहाँ पर मैंने क्या करा है, 8 एग्जाम्पल देखते हैं। 8 एग्जाम्पल में क्या है, मेन यहाँ पर फंक्शन, अरे हाँ चलो आ गया, हो गया, मैंने तो गया कंट्रोल जेड दबा दिया था। ठीक है, आई इक्वल टू एन वाइल आई इज मोर देन इक्वल टू वन, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट यहाँ पर क्या हो रहा है। अब मैं पूछूं ये स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है, बोला पहले तो प्लस था, तो मैंने क्या करा, पहले में तो मैंने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, अब माइनस आ गया, अब क्या करूं, सिंपल सी बात है, वही सेम करना है। आई इक्वल टू एन है, इस बार आई इक्वल टू एन है, वाइल कब तक लूप चलेगा, ये आई की प्लेस में मैं एन बोल सकता हूँ, एन जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, एन जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तब तक ये लूप चलेगा। यानी कि मैं अगर इसकी वैल्यू अगर 1000 ले लूं, अगर मैं इसकी वैल्यू 1000 ले लूं, तो यहाँ की आई की वैल्यू यही 1000 ही है, ये भी तो 1000 ही है। ठीक है, ये इसमें जा रहा है, ठीक है, स्मॉल देन इक्वल टू वन तक चलाना है, और हर बार क्या हो रहा है, -100 हो रहा है, यानी कि पहला आया 100, सॉरी 1000 है, यहाँ पे 1000 है, एक बार फिर यहाँ पे क्या हुआ, लूप एग्जीक्यूट हो गया, माइनस कर देगा 100, यानी कि 900 बचेगा, फिर 800 बचेगा, फिर 700 बचेगा, फिर 600 बचेगा, 500 बचेगा, और 400, 300, 200, फिर 100 बचेगा, फिर 100 जब यहाँ पर आएगा फिर से 100 माइनस कर देगा, फिर ये 0 बचेगा, और 0 जब बचेगा तो 0 यहाँ पर कंडीशन जब हो जाएगी, जब ये 0 हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी, तब ये एग्जीक्यूट फिर नहीं होगा। तो कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर तो 11 लिखा है, लेकिन क्या ये 11 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है, नहीं, क्योंकि ये 0 पे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, 0 पे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये 10 टाइम्स ही एग्जीक्यूट हुआ है स्लिप में। ठीक है, ये सिर्फ 10 टाइम्स यहाँ पर क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ है। इतने टाइम्स यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पर तो कंडीशन चेक होगी, जैसे मान लो यहाँ पर आया 100 आया, 100 यहाँ पर आएगा, 100 -100, तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 0 कंडीशन चेकिंग के लिए जाएगा ना, तो 0 वाला नहीं चलेगा तब, तो इसलिए ये वाला नहीं चलेगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये कितने टाइम्स चला लूप, 10 बार चला। ठीक है, तो यानी कि ये करा क्या होगा, यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ पे क्या होगा, 1000 अपॉन में 100 किया होगा, जब तक 10 आया तो ये 10 टाइम इसलिए चला है। तो यानी कि अगर मैं पूछूं ये कोड कितने बार चलेगा, तो ये 1000 को हटा के एन लिखना है, एन अपॉन 100 टाइम्स से क्या होगा, ये कोड हमारा चलाया जाएगा, एन अपॉन 100 टाइम्स से क्या होगा, कोड चलाया जाएगा, जैसे हमने प्लस में किया था वही सेम टू सेम हमने इसमें क्या है, यहाँ पर भी किया है, वही सेम चेंज हमने यहाँ पर भी करी है, और कुछ नया नहीं करा है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मैं पूछूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, बिग ऑफ एन होगी, पता है स्मॉल स्मॉल टर्म्स को हम रिमूव करते हैं, 100 को हम रिमूव कर देंगे यहाँ पर, 100 को हम यहाँ पर यहाँ निकाल करेंगे, नहीं मानेंगे, और बिग ऑफ एन यहाँ पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल दी जाएगी। ठीक है, नाइन्थ पे आते हैं, नाइन्थ देखते हैं, नाइन्थ क्या है, बिल्कुल सेम है, वही एन है, एन और आई स्मॉल देन इक्वल टू वन। अब यहाँ पर हमें समझ में आ गया एन है, यहाँ पर जो जो टर्म्स है उनको हमें क्या करना है, एक साथ प्लस करो और देख लो कितना हमें डिवाइड में लिखना है, जैसे कि 50 + 7, माइनस माइनस से प्लस होता है ना, ये पूरा वैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, -5 -7 -50 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर हो गया -5 माइनस का 57, माइनस माइनस प्लस होता है 57, 62 माइनस का, माइनस का है, लेकिन हमें कोई भी दिक्कत देने वाली नहीं है, प्लस का हो माइनस का हो, हमारे लिए क्या होगा, वो कांस्टेंट ही होगा, तो यानी कि ये स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट होगा, n/62 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, n/62 लिखा जाएगा, या प्लस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या होगी, टीसी में लिखूं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन होगी, पता है स्मॉल स्मॉल टर्म्स को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। लास्ट अभी तक का यहाँ पर हम अपना एग्जांपल देखते हैं, लास्ट मेन फंक्शन कॉल है, यहाँ पर आई इक्वल टू एन है, वाइल आई स्मॉल देन इक्वल टू आर, आई यहाँ पर ये सब चीजें हो रही है, प्लस माइनस हो रहा है, इसमें समझ में आ रहा है, एन यहाँ पर क्या है, एन स्मॉल देन इक्वल टू जब तक रहेगा आर से, तब तक हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट आर नहीं होगा, वन होगा। ठीक है,
एक मिनट, इंसर्ट पे जाता है, ड्रॉ पे जाता है, 1, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, वही सेम चीज करनी है, बस मैंने प्लस माइनस का यहाँ पे क्या है इस बार लिख दिया है। क्या करना है इसको, जो चीज है वही लिखनी है, 50 प्लस 30 माइनस 25। सीक्वेंस तो कुछ भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने वो प्लस लिख दिया था इसलिए मैं 30 लिख दिया, ऐसे कोई बात नहीं, प्लस माइनस ही करना है। माइनस माइनस यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 5075 प्लस 30, माइनस करेंगे, माइनस करके कितना आंसर आएगा माइनस का 5 3 45, माइनस का 45 यहाँ पर आ रहा है। तो ये कोड को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, ऊपर वाले एग्जाम्पल से आप रिलेट कर सकते हो, हमने 1000 लिया था, माइनस प्लस जो भी करना था इसमें वो कर दिया था हमने, तो यहाँ पे भी n/45 यहाँ पे क्या लगेगा, टाइम लगेगा, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n होगी, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि स्मॉल स्मॉल टर्म्स हम क्या कर देंगे, मानेंगे नहीं, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो इसी के साथ हमारे ये वाले जो 10 क्वेश्चन हैं ये हमारे हो चुके हैं सॉल्व। आगे हमें और भी बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।